वो शहर का सबसे बेदर्दी बिजनेसमैन था, जिसके लिए जज्बात कांच के उन टुकड़ों की तरह थे जिन्हें वो हर रोज अपने जूतों तले कुचलता था। लोग उसे पत्थर कहते थे और वो इस नाम का फक्र करता था। आकाश सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जो डर और दौलत का दूसरा पर्याय बन चुका था। उसके महल जैसे घर में रोशनी तो बहुत थी, पर रूह का उजाला गायब था। उसका मानना था कि दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि किसी की किस्मत भी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में सिमरन की दस्तक हुई, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में समंदर की गहराई थी और स्वाभिमान इतना ऊंचा कि उसने आकाश के अहंकार को भरी महफिल में चुनौती दे डाली। एक तरफ था आकाश का अंधा अहंकार, जिसने ठान लिया था कि वो इस लड़की के वजूद को मिट्टी में मिला देगा, और दूसरी तरफ थी सिमरन की सादगी, जिसने अपनी खामोशी से उस पत्थर दिल इंसान की दुनिया हिला दी। शुरू होती है एक ऐसी दास्तां जहां नफरत और मोहब्बत के बीच की जंग खून से नहीं बल्कि एहसासों से लड़ी जाएगी। शहर की सबसे आलीशान होटल द रॉयल पॉम्स आज रोशनी से नहाई हुई थी। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और रसूखदार लोग वहां मौजूद थे। यह पार्टी थी आकाश सिंह राजपूत की नई कंपनी के लॉन्च की। आकाश, एक ऐसा नाम जिससे बाजार कांपता था। लंबा कद, तीखी नाक, गहरी भूरी आंखें जिनमें दया का एक कतरा भी नहीं था, और चेहरे पर हमेशा छाई रहने वाली एक ठंडी मुस्कुराहट। उसे लोग पत्थर दिल कहते थे, क्योंकि उसके लिए बिजनेस और जिंदगी में सिर्फ जीत मायने रखती थी, जज्बात नहीं। उसी पार्टी के एक कोने में सिमरन खड़ी थी। वह अपनी सहेली नेहा के साथ यहाँ आई थी, जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। सिमरन सादगी की मूरत थी। सफेद रंग की चिकनकारी कुर्ती और जींस में भी वह वहां मौजूद महंगी साड़ियों और गाउन वाली औरतों से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक और स्वाभिमान था। नेहा ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, सिमरन देख, वो रहा आकाश सिंह राजपूत। संभल के रहना, सुना है इसके पास दिल नहीं है, सिर्फ दिमाग है। सिमरन ने दूर खड़े आकाश को देखा, जो हाथ में वाइन का गिलास लिए कुछ लोगों से बात कर रहा था। सिमरन ने कंधे उचकाते हुए कहा, होगा अपने घर का राजा, हमें क्या, हम तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने आए हैं। तभी अचानक भीड़ में किसी का धक्का लगा और सिमरन का संतुलन बिगड़ गया। उसके हाथ में मौजूद जूस का गिलास सीधा सामने से आ रहे एक शख्स के महंगे अरमानी सूट पर जा गिरा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वह शख्स कोई और नहीं, आकाश था। आकाश ने अपने गीले कोट को देखा और फिर अपनी ठंडी जलती हुई नजरों को उठाकर सिमरन की ओर देखा। सिमरन एक पल के लिए सहम गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, सिमरन ने धीरे से कहा। आकाश ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मौजूदगी से वहां का तापमान जैसे गिर गया हो। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, सॉरी, क्या तुम्हें अंदाजा है इस सूट की कीमत क्या है? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई लग जाएगी इसे खरीदने में। सिमरन को उसकी बात चुभ गई। उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने तपाक से जवाब दिया, सूट की कीमत चाहे जो हो, पर तमीज की कोई कीमत नहीं होती मिस्टर राजपूत। मैंने सॉरी कहा, और वह काफी होना चाहिए। गलती जानबूझकर नहीं की गई थी। पूरी महफिल में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने आज तक आकाश सिंह राजपूत से इस लहजे में बात नहीं की थी। आकाश की आंखों में गुस्सा और हैरानी का मिला जुला भाव था। उसने सिमरन के करीब आकर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर आकाश सिंह राजपूत नाम है मेरा, और मेरी डिक्शनरी में सॉरी जैसे शब्द की जगह नहीं है। अब घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिमरन ने अपनी नजरें नहीं झुकाई। उसने सीधे आकाश की आंखों में देखते हुए कहा, इंसानियत के नाते माफी मांगी थी,
पर आपके घमंड के आगे झुकना मेरी फितरत में नहीं है। आप निर्दयी हो सकते हैं, पर मैं लाचार नहीं हूँ। इतना कहकर सिमरन मुड़ी और तेज कदमों से पार्टी से बाहर निकल गई। आकाश वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसने अपने हाथ का गिलास इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई। उसके पिए ने पास आकर कहा, सर, क्या करना है? आकाश ने एक क्रूर मुस्कुराहट के साथ कहा, इस लड़की का नाम, पता और खानदान का इतिहास कल सुबह तक मेरी टेबल पर होना चाहिए। इसे निर्दयी बलमा से टकराने का शौक है ना, तो अब यह शौक मैं पूरा करूंगा। पार्टी वाली रात के बाद सिमरन को लगा था कि वह एक बुरे सपने की तरह उस हादसे को भूल जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने जिस पहाड़ से टकराने की जुर्रत की है, वह उसे कुचलने की तैयारी कर चुका है। अगली सुबह सिमरन के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। सिमरन के पिता रामदीन जी ने, जो एक छोटी सी पुरानी किताबों और स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, घबराकर बाहर निकले। बाहर खाकी वर्दी में कुछ लोग और सूट बूट पहने एक वकील खड़ा था। क्या बात है भाई साहब, इतनी सुबह सुबह यह सब क्या है? रामदीन जी ने कांपती आवाज में पूछा। वकील ने एक फाइल उनके हाथ में थमाई और बड़ी बेरुखी से कहा, यह जमीन अब राजपूत कॉरपोरेशन की है। पिछले मालिक ने इसे आकाश सिंह राजपूत जी को बेच दिया है। आपके पास इस दुकान को खाली करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। कल सुबह यहाँ बुलडोजर चलेगा। सिमरन रसोई से बाहर आई और यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता की वह छोटी सी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि उनके परिवार की इज्जत और गुजारे का इकलौता जरिया था। यह कैसे हो सकता है? हमारे पास अगले 2 साल का रेंट एग्रीमेंट है, सिमरन ने चिल्लाकर कहा। वकील ने एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा, कानून अमीरों की जेब में होता है छोटी बच्ची, और वैसे भी आपके एग्रीमेंट में एक क्लॉज था कि मालिक कभी भी प्रॉपर्टी बेच सकता है। अब शिकायत करनी है तो सीधे बॉस से कीजिए। सिमरन समझ गई कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आकाश सिंह राजपूत का बदला है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी के आंसू भर आए। उसने अपने पिता को टूटते हुए देखा, जो अपनी बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिलते देखकर पत्थर बन गए थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। सिमरन राजपूत टावर्स के आलीशान दफ्तर के बाहर खड़ी थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे 2 घंटे तक इंतजार कराया, यह जानते हुए भी कि वह अंदर बुलाने का इंतजार कर रही है। यह भी आकाश की ही चाल थी, उसे उसकी औकात याद दिलाना। आखिरकार उसे अंदर बुलाया गया। आकाश अपने विशाल केबिन में कांच की दीवार के सामने खड़ा शहर को देख रहा था। सिमरन के अंदर आते ही उसने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई। उसके चेहरे पर वही ठंडी विजयी मुस्कान थी। तो मिस सिमरन, कल रात तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आज यहाँ मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो? आकाश ने अपनी आवाज में जहर घोलते हुए कहा। सिमरन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आप इतने गिर सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। एक मामूली सी दुकान के पीछे पड़ना आपको शोभा नहीं देता मिस्टर राजपूत। आकाश अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर सिमरन के पास आया। उसने अपना हाथ उसकी मेज पर टिकाया और उसके चेहरे के इतने करीब आया कि सिमरन उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। मैंने कहा था ना, मेरी डिक्शनरी में सॉरी नहीं है। तुमने मेरा सूट खराब किया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी का सुकून खराब कर दूंगा। वो दुकान कल मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारे पिता सड़क पर होंगे। कैसा लगा मेरा इंतकाम? सिमरन की आंखों से एक आंसू छलक गया। प्लीज मेरे पिता को इसमें मत घसीटिए, वो बीमार रहते हैं, वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो सजा देनी है मुझे दीजिए। आकाश के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उसने सिमरन की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका। सजा? सजा तो बहुत छोटी चीज है सिमरन। मैं तुम्हें एक डील ऑफर करता हूँ। सिमरन ने कांपते हुए पूछा,
कैसी डील? आकाश ने पीछे हटते हुए कहा, अगले 1 महीने तक तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहोगी। 24 घंटे मेरे साथ, मेरे घर पर, मेरे ऑफिस में, मेरे साये की तरह। तुम मेरी हर डांट, मेरा हर हुक्म और मेरी हर जिद मानोगी। अगर 1 महीना तुमने बिना उफ किए गुजार लिया तो वो दुकान तुम्हारे पिता के नाम हमेशा के लिए कर दूंगा, वरना। उसने मेज पर रखे एक कागज को फाड़ते हुए कहा, वरना कल सुबह अपने पिता को मलबे के ढेर पर रोते हुए देखना। सिमरन के सामने एक तरफ पिता की इज्जत और जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसका अपना स्वाभिमान। उसने गहरी सांस ली और अपनी नफरत भरी आंखों से आकाश को देखते हुए कहा, मुझे मंजूर है, मैं इस नर्क में आने को तैयार हूँ, पर याद रखना आकाश सिंह राजपूत, आप मेरा शरीर कैद कर सकते हैं, मेरी रूह नहीं। आकाश खिलखिलाकर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सुकून कम और दरिंदगी ज्यादा थी। देखते हैं सिमरन, देखते हैं कि तुम्हारी ये रूह कब तक मेरा साथ छोड़ती है। कल सुबह 8 बजे गाड़ी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, तैयार रहना। सिमरन वहां से निकल गई, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ दिल टूटने से होकर गुजरता है। अगली सुबह ठीक 8 बजे सिमरन के घर के बाहर एक काले रंग की चमचमाती मर्सिडीज आकर रुकी। सिमरन ने अपने पिता के पैर छुए, अपनी आंखों के आंसू छिपाए हुए और झूठ बोला कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई है, जहां उसे वहीं रहना होगा। उसके पिता की आंखों में गर्व था, पर सिमरन का दिल अंदर से रो रहा था। जब गाड़ी राजपूत मेंशन के विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई तो सिमरन की धड़कनें तेज हो गई। महल जैसा घर, चारों तरफ सन्नाटा और कतार में खड़े नौकर, सब कुछ आलीशान था, पर वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उस घर की दीवारों में कोई एहसास ही नहीं बचा हो। मुख्य हाल में कदम रखते ही सिमरन ने देखा कि आकाश एक बड़े सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने सफेद शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे वह और भी घातक और आकर्षक लग रहा था। तुम 2 मिनट लेट हो सिमरन, आकाश ने बिना नजरें उठाए अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। सिमरन बोली, ट्रैफिक था। और सिमरन बोलना चाह रही थी, पर आकाश ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। बहाने मुझे पसंद नहीं, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। नियम नंबर 1, जब मैं बोलूं तो सिर्फ सुनो। नियम नंबर 2, तुम्हारी पसंद नापसंद अब इस घर के बाहर छूट चुकी है। जाओ, जाकर मेरे लिए ब्लैक कॉफी बनाओ, बिना चीनी के, और याद रहे तापमान बिल्कुल सही होना चाहिए। सिमरन ने गहरी सांस ली और किचन की तरफ बढ़ गई। उसे खाना बनाना आता था, पर इस पत्थर दिल इंसान की पसंद का अंदाजा नहीं था। जब वह कॉफी लेकर आई और टेबल पर रखी तो आकाश ने एक घूंट भरा और चेहरा सिकोड़ लिया। उसने पूरा कप फर्श पर पटक दिया। कांच के टुकड़े सिमरन के पैरों के पास बिखर गए। क्या यह कॉफी है? जहर पिलाने का इरादा है क्या? जाओ, फर्श साफ करो और दोबारा बनाओ, आकाश ने गरजते हुए कहा। सिमरन की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। वहां नौकर है, वो साफ कर देंगे। आकाश कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर सिमरन के इतना करीब आ गया कि सिमरन पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए, सिमरन को अपने घेरे में कैद कर लिया। मैंने कहा ना, तुम यहाँ मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, और इस वक्त मेरा हुक्म है कि तुम इसे साफ करोगी। क्या हुआ? कल रात तो बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी, आज क्या हुआ? उसकी नजरों में एक अजीब सी चुनौती थी। सिमरन ने अपनी नजरें झुकाई और नीचे बैठकर कांच के टुकड़े उठाने लगी। एक छोटा सा टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया और खून की एक बूंद सफेद फर्श पर गिर गई। सिमरन ने सिसकी भरी, पर आवाज बाहर नहीं आने दी। आकाश की नजर उस खून पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ बदला, शायद थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी बेचैनी,
पर अगले ही पल उसने फिर से अपना कठोर मुखौटा पहन लिया। साफ करने के बाद मेरे कमरे में आओ, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करवानी है। वह इतना कहकर मुड़ गया। पूरा दिन आकाश ने सिमरन को चैन की सांस नहीं लेने दी। फाइलों का ढेर, फोन कॉल्स और ऊपर से उसकी कड़वी बातें। रात के 11 बज चुके थे। सिमरन लाइब्रेरी में बैठी कुछ पेपर चेक कर रही थी कि अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। सिमरन को बचपन से ही अंधेरे से एक अजीब सा खौफ था। वह अपनी जगह पर जम गई। आकाश, कोई है? उसने डरते हुए पुकारा। उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक मजबूत हाथ उसके कंधे को छुआ। सिमरन डर के मारे पलट गई और सीधा उस शख्स के सीने से जा टकराई। वह आकाश था। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी। सिमरन ने अनजाने में उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में भींच लिया। डर लग रहा है? आकाश की आवाज इस बार सख्त नहीं बल्कि थोड़ी धीमी और भारी थी। मुझे अंधेरे से डर लगता है, सिमरन ने कांपते हुए कहा। आकाश ने उसे दूर नहीं धकेला, बल्कि कुछ पलों के लिए उसने अपना हाथ सिमरन की कमर पर रखा, जैसे वह उसे यकीन दिला रहा हो कि वह वहां है। उस खामोश अंधेरे में दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। सिमरन को पहली बार महसूस हुआ कि इस निर्दयी इंसान का दिल भी धड़कता है। तभी लाइट आ गई। जैसे ही रोशनी हुई, आकाश तुरंत पीछे हट गया। उसका चेहरा फिर से सपाट हो गया। कल सुबह 6 बजे तैयार रहना, हमें एक साइड विजिट पर बाहर जाना है। और हाँ, अपनी उंगली पर पट्टी बांध लेना, मुझे खून देखकर चिढ़ होती है। वह बिना पीछे मुड़े अपने कमरे की तरफ चला गया। सिमरन अपनी उंगली को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकाश उसे तड़पाना चाहता है या उसकी परवाह कर रहा है। पर एक बात साफ थी, इस 1 महीने का सफर उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आकाश की ब्लैक एसयूवी शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़कर पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी। आकाश खुद ड्राइव कर रहा था और सिमरन बगल वाली सीट पर खामोश बैठी बाहर के नजारों को देख रही थी। सिमरन की उंगली पर एक छोटी सी पट्टी बंधी थी, जिसे आकाश ने ड्राइविंग करते हुए मिरर में कई बार नोटिस किया, पर अपनी जुबान से एक शब्द नहीं निकाला। सफर लंबा था। अचानक आकाश ने गाड़ी एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी। सिमरन घबरा गई। हम कहाँ जा रहे हैं? साइड तो हाईवे के पास थी ना? सिमरन ने अपनी सीट बेल्ट को कसते हुए पूछा। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गई। गाड़ी एक पुरानी वीरान हवेली के सामने जाकर रुकी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और सन्नाटा था। उतरो, आकाश ने संक्षिप्त में आदेश दिया। सिमरन हिचकिचाते हुए बाहर निकली। यह जगह, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? आकाश उस हवेली की टूटी हुई सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वह क्रूरता नहीं थी जो ऑफिस में दिखती थी, बल्कि एक गहरा खालीपन था। यह मेरा पुश्तैनी घर है सिमरन। यहीं मैंने अपने बचपन के सबसे खूबसूरत और सबसे भयानक पल बिताए हैं। सिमरन हैरान थी। यह पहली बार था जब आकाश ने उसे अपने बारे में कुछ बताया था। वह धीरे से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ था यहाँ? सिमरन की आवाज में इस बार नफरत नहीं, सहानुभूति थी। आकाश की मुट्ठियां भींच गई। इसी घर में मेरे पिता ने मेरी माँ को धोखा दिया था। उन्होंने जायदाद के लिए अपनी ही पत्नी और बच्चे को बेघर कर दिया था। उस रात भी बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी जैसे उस रात हुई जब तुम मुझसे टकराई थी। मेरी माँ ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पर उनके दिल में दया नहीं थी। उन्होंने हमें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। वह मुड़ा और सिमरन की आंखों में सीधे झांका। उस दिन मैंने तय किया था कि मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि कोई मुझे दोबारा ना रुला सके। मैंने खुद को पत्थर बना लिया, क्योंकि इस दुनिया में जज्बात रखने वालों को कुचल दिया जाता है।
सिमरन को अब समझ आया कि आकाश निर्दयी क्यों बना। उसकी कठोरता असल में उसका कवच थी, ताकि उसे दोबारा कोई चोट न पहुंचा सके। पर मिस्टर राजपूत, सबको एक ही तराजू में तौलना गलत है। हर कोई धोखेबाज नहीं होता, सिमरन ने धीरे से कहा। आकाश एक कदम करीब आया। उसकी आंखों में फिर से वही जुनून लौट आया। सच में? तो फिर तुमने उस रात मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी? क्यों तुमने मेरा मुकाबला किया? क्या तुम भी मुझे नीचा दिखाना चाहती थी? सिमरन पीछे नहीं हटी, क्योंकि मैं गलत नहीं थी और किसी के डर से झुकना मेरे पिता ने मुझे नहीं सिखाया। आकाश ने एक ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारे पिता? वही कमजोरी है तुम्हारी, और उसी कमजोरी का इस्तेमाल मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए किया। चलो वापस गाड़ी में बैठो, काम अभी बाकी है। वापसी के रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी रास्ता होने के कारण गाड़ी फिसलने लगी। आकाश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर कीचड़ की वजह से गाड़ी सड़क के किनारे गड्ढे में फंस गई। धत तेरी की! आकाश गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। रात होने वाली थी और नेटवर्क गायब हो चुका था। दोनों उस सुनसान रास्ते पर अकेले थे। अब हम क्या करेंगे? सिमरन ने डरते हुए पूछा। आकाश ने कहा, रात यहीं बितानी होगी, गाड़ी के अंदर ही। आकाश ने कहा और सिर पीछे झुका ली। गाड़ी के अंदर का माहौल तनावपूर्ण और इंटीमेट हो गया था। बाहर तेज बारिश की आवाज और अंदर दोनों की सांसें गूंज रही थी। सिमरन को ठंड लग रही थी। वह अपनी बाहों को रगड़ रही थी। आकाश ने देखा और बिना कुछ कहे अपना भारी ब्लेजर उतारकर सिमरन के कंधे पर डाल दिया। मुझे जरूरत नहीं है। सिमरन ने उसे हटाने की कोशिश की। चुपचाप ओढ़ लो, बीमार पड़ गई तो मेरा काम कौन करेगा? आकाश ने कड़क आवाज में कहा, पर उसके हाथों का स्पर्श सिमरन के कंधों पर बहुत कोमल था। उस रात उस तंग गाड़ी में सिमरन की आंख लग गई और उसका सिर अनजाने में आकाश के कंधों पर जा गिरा। आकाश पहले तो चौंक गया। उसने उसे हटाने के लिए हाथ उठाया, पर फिर रुक गया। उसने सिमरन के चेहरे पर आ रही एक लट को बड़े प्यार से पीछे किया। उसकी नजरों में उस पल कोई निर्दयी बलमा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो शायद खुद से हार रहा था। पहाड़ों की उस सर्द रात और गाड़ी के उस बंद केबिन में वक्त जैसे ठहर गया था। सुबह जब सूरज की पहली किरण कार के शीशे से छनकर सिमरन की आंखों पर पड़ी, तो उसकी नींद खुली। उसे एहसास हुआ कि उसका सिर अभी भी आकाश के मजबूत कंधे पर टिका है और आकाश का हाथ उसकी सुरक्षा के लिए उसकी सीट के पीछे फैला हुआ है। सिमरन हड़बड़ाकर पीछे हटी। आकाश की भी आंखें खुल गई। उसकी गहरी भूरी आंखों में सुबह की पहली रोशनी एक अजीब सा सुकून दे रही थी, जिसे देखकर सिमरन का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। सॉरी, वो मैं... सिमरन हकबकाई। आकाश ने अपना कंधा झटका, जो शायद पूरी रात सिमरन का भार सहने की वजह से सुन्न हो गया था। कोई बात नहीं, शहर पहुंचते ही काम पर ध्यान देना। ये रात सिर्फ एक मजबूरी थी, इसे कोई फिल्म मत समझ लेना, उसने अपनी पुरानी ठंडी आवाज में कहा और गाड़ी स्टार्ट की। जब वे दोनों राजपूत मेंशन पहुंचे तो वहां का नजारा बदला हुआ था। हॉल में ढेर सारे सूटकेस रखे थे और एक बेहद खूबसूरत आधुनिक कपड़ों में सजी लड़की सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। उसका नाम था नताशा, आकाश की बिजनेस पार्टनर की बेटी और उसकी माँ की पसंद, जो खुद को आकाश की होने वाली मंगेतर मानती थी। नताशा को देखते ही आकाश के चेहरे के भाव सख्त हो गए, पर नताशा दौड़कर आई और आकाश के गले लग गई। आकाश डार्लिंग, तुम पूरी रात गायब कहाँ थे? मैंने कितना इंतजार किया। आकाश ने उसे धीरे से खुद से अलग किया। काम था नताशा, तुम यहाँ कैसे? नताशा की नजर सिमरन पर पड़ी, जो बिखरे बालों और आकाश के कोट को हाथ में लिए खड़ी थी। नताशा की आंखों में जलन की चिंगारी भड़क उठी। और ये नौकरानी कौन है? और इसके पास तुम्हारा कोट क्या कर रहा है?
सिमरन कुछ बोलती उससे पहले आकाश ने ठंडे लहजे में कहा, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है सिमरन, और ये नौकरानी नहीं है। नताशा ने सिमरन को ऊपर से नीचे तक नफरत भरी नजरों से देखा। पर्सनल असिस्टेंट्स? ऐसी देहाती लड़कियां ऑफिस में अच्छी लगती है आकाश, घर में नहीं। खैर छोड़ो, आंटी ने मुझे यहाँ रहने के लिए भेजा है ताकि हम अपनी सगाई की बात आगे बढ़ा सके। सिमरन को एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। उसे क्या फर्क पड़ता था कि आकाश किससे शादी करे, पर नताशा का लहजा उसे कचोट रहा था। दोपहर के वक्त जब सिमरन रसोई में आकाश की पसंद का खाना बना रही थी, क्योंकि आकाश ने सख्त हिदायत दी थी कि उसका खाना सिर्फ सिमरन ही बनाएगी, नताशा वहां पहुंच गई। सुनो लड़की, नताशा ने सिमरन के पास जाकर कहा, ये जो तुम भोली बनकर आकाश के करीब आने की कोशिश कर रही हो ना, ये सब मैं समझती हूँ, अपनी औकात मत भूलना। सिमरन ने बिना डरे जवाब दिया, मेरी औकात मुझे पता है मिस नताशा। और रही बात करीब आने की, तो आपके आकाश डार्लिंग ही मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं। आप चाहे तो उन्हें ले जा सकती हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। नताशा गुस्से से लाल हो गई। उसने जानबूझकर गर्म दाल का पतीला सिमरन की तरफ धकेला। सिमरन पीछे हटी, पर गर्म छींटे उसके हाथ पर गिर गई। सिमरन की चीख निकल गई। आकाश आवाज सुनकर रसोई की तरफ भागा। उसने देखा कि सिमरन का हाथ लाल हो गया है और नताशा पास ही खड़ी है। ये क्या हुआ? आकाश की आवाज गूंजी। आकाश, ये लड़की बहुत लापरवाह है, खुद ही पतीला गिरा दिया और अब नाटक कर रही है। नताशा ने मासूमियत का ढोंग किया। आकाश ने सिमरन का हाथ पकड़ा। उसकी जलन देखकर आकाश की आंखों में वही निर्दयी गुस्सा लौट आया, पर इस बार वह गुस्सा सिमरन पर नहीं, नताशा पर था। नताशा, मैंने कहा था ना कि मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। सिमरन मेरी जिम्मेदारी है, जब तक वो इस घर में है। बाहर निकलो यहाँ से, आकाश ने चिल्लाकर कहा। नताशा पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रसोई में अब सिर्फ आकाश और सिमरन थे। आकाश ने नल खोला और सिमरन का हाथ ठंडे पानी के नीचे रख दिया। दर्द हो रहा है? उसकी आवाज में फिर से वही कोमलता थी जो सिमरन को उलझन में डाल देती थी। आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे सजा देना चाहते थे ना? सिमरन ने अपनी गीली आंखों से उसे देखते हुए पूछा। आकाश रुक गया। उसने सिमरन की आंखों में गहराई से झांका। सजा मैं देना चाहता हूँ सिमरन, पर किसी और को तुम्हें चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता। सिर्फ मेरा हक है तुम्हें परेशान करने का, किसी और का नहीं। उसने सिमरन के हाथ को धीरे से पोंछा और अपनी जेब से एक मरहम निकालकर लगाने लगा। सिमरन को लगा कि यह निर्दयी बलमा उसे अपनी नफरत से ज्यादा अपनी इस बेनाम परवाह से तड़पा रहा है। नताशा के आने के बाद राजपूत मेंशन की हवाएं बदल चुकी थी। नताशा को यह बर्दाश्त नहीं था कि एक मामूली सी लड़की आकाश की नजरों में जगह बनाए। उसने तय कर लिया था कि वह सिमरन को न केवल इस घर से बल्कि आकाश की यादों से भी निकाल फेंकेगी। उधर आकाश खुद को एक अजीब कसमकस में पा रहा था। वह जितना सिमरन को तड़पाना चाहता था, उतना ही उसकी सादगी की ओर खींचा चला जाता। लेकिन उसका अतीत उसे बार बार याद दिलाता कि किसी पर भरोसा मत करो, सब मतलबी होते हैं। एक शाम आकाश की माँ की एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी, जो उनकी आखिरी निशानी थी, अचानक गायब हो गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। आकाश के लिए वह अंगूठी सिर्फ गहना नहीं, उसकी माँ का आशीर्वाद थी। आकाश, मैंने वो अंगूठी अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी और अब वो वहां नहीं है, नताशा ने हॉल में चिल्लाते हुए कहा। उस कमरे में मेरे और नौकरों के अलावा सिर्फ एक ही इंसान गई थी, सिमरन। आकाश की आंखें ठंडी हो गई। उसने सिमरन की ओर देखा, जो वहीं खड़ी फाइलें ठीक कर रही थी। सिमरन, क्या तुम नताशा के कमरे में गई थी? सिमरन ने बेबाकी से जवाब दिया, हाँ, मैं गई थी।
आपने ही कहा था कि नताशा की अलमारी से वो बिजनेस फाइल लेकर आओ। नताशा ने तुरंत आग में घी डाला। देखा आकाश, फाइल के बहाने इसने अंगूठी उड़ा ली। आखिर है तो मिडिल क्लास ही ना। इतनी महंगी चीज देखकर नियत डोल गई होगी। अपनी जुबान को लगाम दो नताशा, सिमरन ने गरज कर कहा। मैंने कोई चोरी नहीं की। तो फिर तलाशी लेने दो, नताशा ने चुनौती दी। आकाश खामोश था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसने सिमरन की आंखों में देखा, जैसे वह सच ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। सिमरन, अगर तुमने नहीं ली तो तुम्हें तलाशी से डरना नहीं चाहिए। सिमरन का दिल टूट गया। उसे उम्मीद थी कि आकाश उसका साथ देगा, पर उसने भी शक किया। ठीक है, ले लीजिए तलाशी। नताशा दौड़कर सिमरन के कमरे में गई और उसके तकिए के नीचे हाथ डाला। अचानक उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आई और उसने हाथ बाहर निकाला। उसकी मुट्ठी में वही हीरे की अंगूठी चमक रही थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सिमरन की सांसें रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि वह अंगूठी वहां कैसे पहुंची। आकाश ने झपट्टा मारकर नताशा के हाथ से अंगूठी ली। उसकी गर्दन की नसें गुस्से से तन गई थी। वह सिमरन के पास आया और उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि सिमरन के मुंह से सिसकी निकल गई। मैंने तुम पर भरोसा करने की गलती की थी। आकाश की आवाज में एक ऐसी कड़वाहट थी जो किसी जहर से कम नहीं थी। तुम भी वैसी ही निकली, धोखेबाज, अपनी जरूरतों के लिए गिर जाने वाली औरत। मैंने चोरी नहीं की आकाश। यह अंगूठी वहां किसने रखी मुझे नहीं पता। प्लीज मेरी बात सुनिए, सिमरन रोते हुए चिल्लाई। चुप रहो, आकाश ने उसे धक्का दिया। मैंने सोचा था तुम अलग हो, पर तुम तो मेरे अतीत की उस परछाई जैसी निकली जिसने मुझे बर्बाद कर दिया था। मुझे लगा था कि तुम्हारे स्वाभिमान में दम है, पर तुम तो बिकाऊ निकली। नताशा पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। आकाश ने सिमरन का सामान बाहर फेंकने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसकी सजा और बढ़ा दी। तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुमने चोरी की है और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगी। आज से तुम इस घर की सेक्रेटरी नहीं, बल्कि एक मामूली नौकरानी हो। तुम जमीन पर सोओगी और घर के वे सारे काम करोगी जो अब तक नौकर करते थे। और हाँ, जब तक तुम्हारा 1 महीना पूरा नहीं होता, तुम इस कैद से आजाद नहीं हो सकती। सिमरन फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अंगूठी खोने का दुख नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि जिस शख्स के लिए उसके दिल में थोड़ी जगह बन रही थी, उसने एक पल में उसे चोर मान लिया। उस रात सिमरन ठंडी जमीन पर लेटी सिसक रही थी। तभी अंधेरे में कोई उसके कमरे में आया। वह आकाश था। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा उसे रोते हुए देख रहा था। उसके हाथ में वही पट्टी थी जो उसने सिमरन के हाथ पर बांधी थी। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, पर एक अजीब सा दर्द भी था। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्यों सिमरन, क्यों तुमने मेरा भरोसा तोड़ा? मैं तो तुम्हें अपने दिल के करीब लाने की हिम्मत कर रहा था। वह बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन सिमरन को नहीं पता था कि निर्दयी बलमा अब नफरत और मोहब्बत की उस आग में जलने वाला है, जहां सच और झूठ का फैसला होना अभी बाकी है। आकाश की नफरत अब एक जुल्म का रूप ले चुकी थी। सिमरन, जिसने कभी भारी काम नहीं किया था, अब सुबह 4 बजे उठकर पूरे राजपूत मेंशन की साफ सफाई और भारी सामान उठाने का काम कर रही थी। नताशा उसे और भी नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर फर्श पर जूस गिरा देती या गंदे जूते लेकर कॉलिन पर चल लेती। आकाश ऊपर बालकनी से उसे तपती धूप में बगीचे की सफाई करते हुए देखता रहता। उसका दिल उसे चीख चीख कर कहता कि उसे रोक ले, पर उसका दिमाग अंगूठी वाले वाकये को याद कर पत्थर बन जाता। एक दोपहर नताशा ने सिमरन को स्टोर रूम की सफाई करने का हुक्म दिया, जहां बरसों की धूल और अंधेरा था। सिमरन को पहले से ही तेज बुखार था, पर उसने बिना कुछ कहे काम करना शुरू कर दिया। घंटों बीत गए।
सिमरन बाहर नहीं आई। तभी आकाश ऑफिस से लौटा। उसे घर में सिमरन कहीं नहीं दिखाई दी। सिमरन कहाँ है? उसने कड़क आवाज में पूछा। नताशा ने नाखून फाइन करते हुए बेपरवाही से कहा, होगी कहीं कोने में पड़ी हुई। मैंने उसे स्टोर रूम साफ करने को कहा था। आकाश का माथा ठनका। स्टोर रूम में वेंटिलेशन बहुत कम था। वह तेजी से स्टोर रूम की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सिमरन जमीन पर बेसुध पड़ी है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वह धूल से लथपथ थी। सिमरन! आकाश चिल्लाया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जब उसने सिमरन को छुआ तो उसका शरीर भट्ठी की तरह तप रहा था। उस पल आकाश का सारा गुस्सा, सारी नफरत जैसे धुएं में उड़ गई। उसने उसे सीधा अपने कमरे के आलीशान बिस्तर पर लिटाया। नताशा पीछे से आई और बोली, आकाश, ये क्या कर रहे हो? एक चोर को अपने बिस्तर पर? चुप हो जाओ नताशा, वरना इस घर से अभी बाहर निकलवा दूंगा। आकाश की दहाड़ सुनकर नताशा के पैर थम गए। आकाश ने खुद डॉक्टर को फोन किया और पूरी रात सिमरन के सिर पर गीली पट्टियां रखता रहा। आधी रात को सिमरन बेहोशी में बड़बड़ाने लगी, पापा, मैंने चोरी नहीं की। आकाश सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। आकाश का हाथ रुक गया। उन शब्दों में जो सच्चाई और दर्द था, वह किसी बनावट का हिस्सा नहीं लग रहा था। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उसने वाकई कोई बड़ी गलती कर दी है। तभी उसकी नजर नताशा के उस क्लच पर पड़ी जो वह जल्दबाजी में वहीं छोड़ गई थी। आकाश ने उसे हटाया तो उसमें एक छोटा सा मेमोरी कार्ड गिरा। वह कार्ड नताशा के कैमरे का था। आकाश ने कौतूहलवश उसे अपने लैपटॉप में लगाया। उसमें घर की सीसीटीवी फुटेज का बैकअप था, जिसे नताशा ने शायद डिलीट करने के लिए निकाला था। आकाश ने उस दिन का फुटेज खोला जब अंगूठी चोरी हुई थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सिमरन के कमरे से बाहर निकलने के बाद नताशा खुद दबे पांव अंदर गई और सिमरन के तकिए के नीचे अंगूठी छिपा दी। आकाश की आंखों में खून उतर आया। जिस लड़की को वह निर्दयी बनकर सजा दे रहा था, वह बेगुनाह थी। उसने मुड़कर बिस्तर पर पड़ी कमजोर सिमरन को देखा, जो उसकी नफरत की वजह से आज मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। आकाश ने सिमरन का हाथ अपने हाथ में लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। वह शख्स जो दुनिया के सामने पत्थर का बना फिरता था, आज अपनी ही नजर में गिर चुका था। मुझे माफ कर दो सिमरन, मैं अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया कि तुम्हारी मासूमियत को नहीं देख पाया। उसने उसी वक्त नताशा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही नताशा ने दरवाजा खोला, आकाश ने लैपटॉप उसके सामने कर दिया। आकाश, यह नताशा की बोलती बंद हो गई। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ नताशा, और शुक्र मनाओ कि तुम एक औरत हो, वरना आज जो तुमने सिमरन के साथ किया है उसकी सजा मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाता। निकलो यहाँ से। नताशा को रातों रात घर से बाहर निकाल दिया गया। अब घर में सन्नाटा था, पर आकाश का मन अशांत था। वह सिमरन के पास वापस आया और पूरी रात उसके हाथ थामे बैठा रहा, इस इंतजार में कि कब वह अपनी आंखें खोले और वह उससे माफी मांग सके। रात भर की पट्टियों और दवाइयों के बाद सुबह की पहली किरण जब सिमरन के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी की मजबूत पकड़ में है। उसने देखा कि आकाश उसके बिस्तर के पास फर्श पर बैठा है। उसका सिर सिमरन के हाथ पर टिका है और वह वही सो गया है। सिमरन ने अपना हाथ धीरे से खींचना चाहा, लेकिन आकाश की नींद खुल गई। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा अफसोस और लालिमा थी। सिमरन, तुम ठीक तो हो? डॉक्टर ने कहा था कि बुखार बहुत तेज है। आकाश ने घबराते हुए पूछा। सिमरन ने बेरुखी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैं ठीक हूँ मिस्टर राजपूत, अब मुझे काम पर जाना चाहिए, वरना आप कहेंगे कि नौकरानी काम चोरी कर रही है। आकाश के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। वह खड़ा हुआ
और सिमरन के सामने आकर बोला, नहीं सिमरन, तुम अब कोई काम नहीं करोगी। मुझे सब पता चल गया है। नताशा ने जो किया वो फुटेज मैंने देख ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे माफी मांगू। सिमरन की आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। उसने उठकर बैठते हुए कहा, माफी? माफी उस घाव को नहीं भर सकती जो आपने मेरी रूह पर दिया है। आपने मुझे चोर कहा, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मुझे अपनी माँ की निशानी का अपमान करने वाला समझा। क्या एक वीडियो देख लेने भर से वो सब मिट जाएगा? आकाश ने सिमरन के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गई। सिमरन, मैं जानता हूँ मैंने हद पार कर दी थी, पर मेरा अतीत इतना कड़वा है कि मैं किसी पर भरोसा करना भूल गया था। मुझे लगा सब वैसे ही होते हैं। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। सिमरन ने अपनी आवाज मजबूत करते हुए कहा, आपने दुनिया को अपनी नफरत के चश्मे से देखा। अब मेरा 1 महीना पूरा होने में सिर्फ 10 दिन बाकी है। मैं यहाँ रहूंगी, पर सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह। आपका हुक्म मानूंगी ताकि मेरे पिता की दुकान बच जाए, पर आपकी माफी कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आकाश समझ गया था कि सिमरन का दिल जीतना अब मुमकिन नहीं है। उसने चुपचाप कमरे से बाहर कदम रखा, पर इस बार उसका सीना चौड़ा नहीं था, उसके कंधे झुके हुए थे। अगले कुछ दिनों में आकाश पूरी तरह बदल गया। वह सिमरन को काम करने से रोकता, उसके लिए खुद फल और दवाइयां लेकर आता, लेकिन सिमरन उसे ऐसे देखती जैसे वह कोई अजनबी हो। एक दिन आकाश का एक पुराना दोस्त आर्यन घर आया। वह एक खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान था। जब उसने सिमरन को देखा तो वह उसकी सादगी पर मोहित हो गया। वह सिमरन से हंस हंस कर बातें करने लगा और पहली बार आकाश ने सिमरन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। वह मुस्कान देखकर आकाश के सीने में जलन की आग भड़क उठी। उसे एहसास हुआ कि सिमरन की वो मुस्कुराहट जो कभी उसके लिए हो सकती थी, आज किसी और की बातों पर खिल रही है। आर्यन ने मजाक में कहा, आकाश, इतनी खूबसूरत और समझदार सेक्रेटरी तो मुझे भी चाहिए। अगर सिमरन यहाँ से फ्री हो जाए तो क्या मैं इसे अपनी कंपनी में ले जा सकता हूँ? आकाश का हाथ टेबल पर रखे कांच के गिलास पर कस गया। सिमरन कहीं नहीं जा रही है आर्यन, वह मेरी है। सिमरन ने तुरंत टोकते हुए कहा, मैं किसी की जागीर नहीं हूँ मिस्टर राजपूत। 10 दिन बाद मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। आकाश वहां से बिना कुछ कहे उठकर चला गया और गुस्से में अलमारी पर हाथ दे मारा। उसे समझ आ गया था कि वह सिमरन को खोने के डर से कांप रहा है। निर्दयी बलमा को अब अपनी ही मोहब्बत की सजा मिल रही थी। उस रात आकाश ने एक फैसला किया। उसने सिमरन के पिता की दुकान के कागजात निकाले और उन पर साइन कर दिए। उसने तय किया कि वह सिमरन को जबरदस्ती नहीं रोकेगा, बल्कि उसे आजाद कर देगा, ताकि शायद वह उसकी कदर समझ सके। आकाश की पूरी रात बेचैनी में गुजरी थी। उसने उस रात सिमरन को नहीं टोका, ना ही कोई हुक्म दिया। सुबह जब सिमरन किचन में चाय बनाने पहुंची तो उसने देखा कि आकाश पहले से ही वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। ये क्या है? सिमरन ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। आकाश ने लिफाफा टेबल पर रख दिया। ये तुम्हारी आजादी है सिमरन। इसमें तुम्हारे पिता की दुकान के असली कागजात हैं, जो अब पूरी तरह उनके नाम हैं। साथ ही तुम्हारी 1 महीने की सैलरी का चेक भी है। तुम आज ही अपने घर जा सकती हो। सिमरन चौंक गई। उसकी आंखों में अविश्वास था। पर अभी तो 10 दिन बाकी है। आपने कहा था कि शर्त पूरी करनी होगी। आकाश ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, शर्तें गुलामों के लिए होती है, अपनों के लिए नहीं। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है सिमरन। अब मैं तुम्हें और कैद करके अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहता। तुम जा सकती हो। सिमरन ने कागज उठाए। उसे खुशी होनी चाहिए थी, पर उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी टिस उठी। वह खामोशी से अपना छोटा सा बैग लेकर बाहर की ओर बढ़ने लगी। गेट तक पहुंचकर वह एक बार फिर रुकी और पीछे मुड़कर देखा।
आकाश बालकनी में खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में वही अकेलापन था जो सिमरन ने उस खंडहर हवेली में देखा था। सिमरन अपने घर पहुंच गई। उसके पिता अपनी दुकान वापस पाकर बहुत खुश थे, पर उन्होंने गौर किया कि सिमरन खोई खोई सी है। वह घर पर तो थी, पर उसका मन उस निर्दयी बलमा के महल में ही छूटा हुआ था। उधर नताशा और उसके पिता, जो आकाश के बिजनेस पार्टनर थे, अपनी बेइज्जती का बदला लेने की फिराक में थे। उन्होंने आकाश को रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। शाम के वक्त सिमरन को एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, क्या आप सिमरन बोल रही हैं? आकाश सिंह राजपूत का एक्सीडेंट हो गया है। वो सिटी हाईवे के पास अपनी कार में खून से लथपथ पड़े हैं और आपका नाम ले रहे हैं। सिमरन के हाथ से फोन गिर गया। उसकी नफरत, उसकी जिद सब एक पल में खत्म हो गई। वह पागलों की तरह हाईवे की तरफ भागी। जब सिमरन बताए गए ठिकाने पर पहुंची तो वहां सन्नाटा था। अचानक 4-5 गुंडों ने उसे घेर लिया। नताशा का पिता कार से बाहर निकला। बेवकूफ लड़की, आकाश को बुलाने के लिए तुम ही सबसे अच्छा चारा थी, उसने कुटिलता से कहा। अब जैसे ही आकाश तुम्हें बचाने यहाँ आएगा, हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सिमरन को एक पेड़ से बांध दिया गया। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी। वह बस भगवान से दुआ कर रही थी कि आकाश यहाँ ना आए। लेकिन कुछ ही देर बाद तेज रफ्तार से आकाश की कार वहां रुकी। आकाश कार से बाहर निकला। उसकी आंखों में खून सवार था। सिमरन को छोड़ दो, जो चाहिए मुझसे लो, पर उसे हाथ मत लगाना। नताशा के पिता ने इशारा किया और गुंडे आकाश पर टूट पड़े। आकाश अकेला था और वे लोग 5। उन्होंने लाठियों और सरियों से आकाश पर वार करना शुरू किया। आकाश गिरता फिर उठता। उसे चोटें आ रही थी। उसका सफेद शर्ट खून से लाल हो रहा था, पर उसकी नजरें सिर्फ सिमरन पर थी। आकाश, चले जाइए, ये आपको मार डालेंगे, प्लीज, सिमरन चिल्ला रही थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। तभी एक गुंडे ने सिमरन की ओर चाकू ताना। यह देखकर आकाश के अंदर जैसे कोई दैत्य जाग गया हो। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक झटके में 2 गुंडों को जमीन पर पटक दिया। उसने नताशा के पिता का गला पकड़ लिया और अपनी भारी आवाज में गरजा, कहा था ना, सिर्फ मेरा हक है इसे परेशान करने का। अगर किसी और ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे जिंदा दफन कर दूंगा। हाथापाई में एक गुंडे ने पीछे से आकाश की पीठ पर खंजर से वार कर दिया। आकाश के मुंह से खून निकला, पर उसने हार नहीं मानी। तभी पुलिस की सायरन सुनाई दी। सिमरन की सहेली नेहा ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गुंडे और नताशा के पिता वहां से भागने लगे, पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। आकाश लड़खड़ाते हुए सिमरन के पास आया और कांपते हाथों से उसके बंधन खोले। जैसे ही सिमरन आजाद हुई, आकाश उसके कंधों पर ढह गया। सिमरन, तुम ठीक तो हो ना? उसकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। आकाश, आप पागल हैं? आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? सिमरन ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया। आकाश ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि निर्दयी होने से ज्यादा सुकून मोहब्बत करने में है। माफ कर देना। आकाश ने अपनी आंखें मूंद ली। सिमरन उसे झकझोरने लगी। आकाश, आंखें खोलिए, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपसे नफरत नहीं करती आकाश, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाईवे का वह सुनसान इलाका पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस के सायरन से गूंज उठा था। सिमरन ने खून से लथपथ आकाश का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। उसकी सफेद कुर्ती आकाश के खून से लाल हो चुकी थी। वह पागलों की तरह उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। आकाश, आंखें खोलिए, देखिए पुलिस आ गई है। आपको कुछ नहीं होगा, बस एक बार मुझे देखिए। सिमरन की आवाज सिसकियों में बदल चुकी थी। आकाश की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। सिटी हॉस्पिटल के गलियारों में सिमरन अकेली खड़ी थी
ऑपरेशन थिएटर की ऑन एयर लाइट लाल चमक रही थी, जो सिमरन के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। देखिए, चोट बहुत गहरी है। खंजर ने रीढ़ की हड्डी के पास गहरा घाव किया है और खून बह चुका है। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पास के अस्पताल के मंदिर में गई और भगवान के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक जिद थी। हे ईश्वर, आपने जिस इंसान को पत्थर दिल बनाया था, आज जब उसने प्यार करना सीखा है, तो आप उसे मुझसे छीन नहीं सकते। जब तक आकाश को होश नहीं आता, मैं अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगी और ना ही यहाँ से हिलूंगी। सिमरन ने अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठकर प्रार्थना शुरू कर दी। ना कोई तकिया, ना कोई चादर। उसने तय कर लिया था कि अगर आकाश को तकलीफ है तो वह चैन से कैसे रह सकती है। इसी दौरान आकाश के पीए ने सिमरन को एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज ला कर दिए, जो उसे आकाश के सेफ से मिले थे। डायरी पढ़ते हुए सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी में आकाश ने लिखा था, आज मैंने उस लड़की को फिर से रुलाया। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे गले लगा लूं और कहूं कि मैं बुरा नहीं हूं, बस डरा हुआ हूं कि अगर मैंने फिर से किसी पर भरोसा किया तो माँ की तरह मुझे फिर से अकेला न छोड़ दिया जाए। सिमरन, तुम मेरी नफरत नहीं, मेरी वो चाहत हो जिसे मैं खुद से भी छिपाना चाहता हूँ। सिमरन को एहसास हुआ कि जिसे वह निर्दयी बलमा समझ रही थी वह तो अपनी ही भावनाओं से युद्ध लड़ रहा था। 22 घंटे गुजर चुके थे। सिमरन की हालत भी भूख और चिंता के कारण बिगड़ने लगी थी। तभी नर्स दौड़ती हुई आई। मिस सिमरन, पेशेंट के हाथ में हलचल हुई है, वो किसी का नाम ले रहे हैं। सिमरन लड़खड़ाते हुए आईसीयू की तरफ भागी। अंदर कांच के पार उसने देखा, आकाश की आंखें धीरे से खुली थी। वह ऑक्सीजन मास्क के अंदर से बहुत धीमी आवाज में कह रहा था, सिमरन। डॉक्टरों ने सिमरन को अंदर जाने की इजाजत दी। जैसे ही सिमरन ने आकाश का हाथ पकड़ा, आकाश की धड़कनें नॉर्मल होने लगी। उसने मास्क हटाकर बहुत कमजोर आवाज में कहा, तुम अभी तक यहीं हो? मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया था। सिमरन ने उसके हाथ पर अपना सिर रख दिया और रोते हुए कहा, आपने सिर्फ मुझे कैद से आजाद किया था आकाश, अपने दिल से नहीं। और अब मैं इस दिल की उम्र भर की कैदी बनना चाहती हूँ। आकाश की आंखों के कोने से एक आंसू निकला। उसने सिमरन की उंगलियों को सहलाया। तो क्या निर्दयी बलमा को माफी मिल गई? सिमरन ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा। माफी उसे दी जाती है जो पराया हो। आप तो मेरी जान है। अस्पताल के बाहर नताशा के वकील अभी भी साजिश रच रहे थे। उन्होंने आकाश की जायदाद को हड़पने के लिए एक नया कानूनी खेल शुरू किया था। आकाश अभी बिस्तर पर था और सिमरन को अब न केवल आकाश की सेहत का ध्यान रखना था, बल्कि उसके बिजनेस साम्राज्य को उन भेड़ियों से भी बचाना था। सिमरन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। अब वह एक सीधी साधी लड़की नहीं, बल्कि उस शेरनी की तरह थी जो अपने बलमा के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार थी। आकाश अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर था, शरीर से लाचार पर मन से शांत, क्योंकि सिमरन उसके साथ थी। लेकिन अस्पताल की दीवारों के बाहर राजपूत कारपोरेशन के दुश्मन गिद्धों की तरह मंडरा रहे थे। नताशा के पिता मिस्टर खन्ना ने जेल जाने से पहले अपने वकीलों के जरिए एक खेल खेला। उन्होंने बोर्ड मेंबर्स को भड़काया कि आकाश अब कभी बिजनेस नहीं संभाल पाएगा और कंपनी का मालिकाना हक बदला जाना चाहिए। जब सिमरन को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। उसने आकाश के माथे को चूमा और कहा, आकाश, आपने मुझे स्वाभिमान सिखाया है। आज मैं आपके साम्राज्य की ढाल बनूंगी। अगली सुबह
राजपूत कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस के बड़े कांच के दरवाजे खुले। सबको लगा था कि आज बोर्ड मीटिंग में कंपनी का बंटवारा हो जाएगा। तभी वहां सिमरन ने कदम रखा। वह अब उस साधारण कुर्ती में नहीं थी। उसने गहरे नीले रंग का फॉर्मल सूट पहना था, बाल सलीके से बंधे थे और आंखों में वह आत्मविश्वास था जिसे देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? एक बुजुर्ग बोर्ड मेंबर ने चिल्लाकर कहा। यह बिजनेस मीटिंग है, कोई रसोई नहीं। सिमरन ने शांति से फाइलों का एक बंडल टेबल पर पटका। मेरा नाम सिमरन है और मिस्टर आकाश सिंह राजपूत की एब्सेंस में उनकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है। यानी आज से जब तक आकाश सर वापस नहीं आते, इस कुर्सी पर मेरा फैसला उनका फैसला माना जाएगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नताशा के वकील ने उठकर विरोध किया। यह गैर कानूनी है। तुम एक मामूली सेक्रेटरी, मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। सिमरन ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए उसे बीच में ही काट दिया। और अगर किसी को शक है तो ये देखिए, आकाश सर के साइन किए हुए लीगल पेपर्स। मिस्टर वकील, आपकी साजिशों की फाइल मेरे पास तैयार है। अगर किसी ने भी कंपनी तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगी। सिमरन ने उस मीटिंग में वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने न केवल कंपनी के गिरते शेयरों को संभाला, बल्कि एक बड़ी विदेशी डील को भी अपनी सूझबूझ से फाइनल कर दिया। शाम तक जो लोग उसे देहाती कह रहे थे, वे उनके सामने झुककर बात कर रहे थे। रात को जब सिमरन वापस अस्पताल पहुंची तो वह काफी थकी हुई थी, पर उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। उसने आकाश को सारी बात बताई। आकाश ने गर्व से उसे देखा। मैंने कहा था ना सिमरन, तुम रूह हो मेरी। आज तुमने साबित कर दिया कि शेरनी के साथ रहने वाला पत्थर भी पिघल सकता है, पर शेरनी कभी हार नहीं मानती। उसने सिमरन का हाथ अपने चेहरे से लगाया। सिमरन, डॉक्टर ने कहा है कि मैं अगले हफ्ते घर जा सकता हूँ, लेकिन मैं उस घर में आकाश सिंह राजपूत बनकर नहीं, बल्कि सिमरन का आकाश बनकर जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिमरन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे अपनी हाँ कह दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नताशा, जो अब तक खामोश थी, अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार करने वाली नहीं थी। उसने जेल से छूटने के लिए अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया और अब वह अपनी आखिरी और सबसे खूनी चाल चलने वाली थी। सिमरन का अपहरण। आकाश को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था और सिमरन उसकी पसंद के फूलों से राजपूत मेंशन को सजा रही थी। तभी सिमरन के पास एक पार्सल आया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें एक बेहोशी की गैस का स्प्रे हुआ और सिमरन वहीं गिर पड़ी। जब सिमरन की आंख खुली तो वह एक पुरानी लकड़ी की मिल में थी। उसके सामने पागलों की तरह हंसती हुई नताशा खड़ी थी, जिसके हाथ में जलती हुई मसाल थी। आज न तू बचेगी, न तेरा ये गुरूर, नताशा चिल्लाई। आकाश मेरा था और मेरा ही रहेगा। अगर वह मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे तेरा भी नहीं होने दूंगी। नताशा ने मील के चारों तरफ छिड़के गए पेट्रोल में आग लगा दी। देखते ही देखते सिमरन आग की लपटों के बीच घिर गई। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। आकाश, जो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था, वहां पहुंच गया। उसे सिमरन के गायब होने की खबर पीए से मिल चुकी थी। उसके हाथ में बैसाखी थी, पर उसकी आंखों में साक्षात यमराज का क्रोध था। नताशा, दूर हट जाओ उससे। आकाश दहाड़ा। आकाश, तुम यहाँ आ गए? देखो, तुम्हारी ये प्यारी सिमरन अब राख बन जाएगी।
नताशा ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। आकाश ने अपनी बैसाखी फेंकी। प्यार की ताकत ने उसे उसके जख्मों का दर्द भुला दिया। वह जलती हुई लकड़ियों को चीरता हुआ अपने हाथ जलाते हुए आग के बीच कूद गया। नताशा यह देखकर सन्न रह गई कि जो इंसान कभी खुद से आगे किसी को नहीं देखता था, आज वह मौत के मुंह में खड़ा था। आकाश ने सिमरन के बंधन खोले और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ नहीं होगा तुम्हें सिमरन, जब तक मैं जिंदा हूँ आग की एक तपिश भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। छत की एक जलती हुई कड़ी गिरने ही वाली थी कि आकाश ने सिमरन को धक्का देकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और खुद उस मलबे के नीचे आने से बाल बाल बचा। पुलिस वहां पहुंच गई और नताशा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीने बाद राजपूत मेंशन आज किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। रोशनी, शहनाइयां और मखमली गुलाबों की खुशबू, शहर के सभी बड़े लोग वहां मौजूद थे। लेकिन आज यह कोई बिजनेस पार्टी नहीं थी। आज आकाश और सिमरन की शादी थी। आकाश ने काले रंग की शेरवानी पहनी थी जिसमें वह बेहद रॉयल लग रहा था। सिमरन लाल जोड़े में परी जैसी सुंदर लग रही थी। जब आकाश ने सिमरन के गले में मंगलसूत्र बांधा और उसकी मांग भरी तो सबकी आंखें नम हो गई। शादी के बाद रात के वक्त चांदनी के नीचे दोनों बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। आकाश ने पीछे से सिमरन को अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। उसके गले में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीरे से कहा, मिसेस सिमरन आकाश सिंह राजपूत, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बलमा निर्दयी है? सिमरन पीछे मुड़ी और अपनी उंगलियां आकाश के बालों में फंसाते हुए मुस्कुराई। नहीं, अब तो आप इश्क के कैदी हैं। वह पत्थर दिल आकाश कहीं खो गया है। आकाश ने सिमरन को अपनी ओर थोड़ा और खींचा और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, उस पत्थर दिल को तुमने मोम बना दिया है सिमरन। इस दुनिया में मुझे सिर्फ जीतना सिखाया था, पर तुमने मुझे हार कर प्यार पाना सिखाया। मैं आज भी निर्दयी हूँ, पर सिर्फ उस इंसान के लिए जो तुम्हें दुखी करने की सोचे। आकाश धीरे से झुका और उसने सिमरन के माथे पर एक लंबा और रूहानी चुंबन दिया। चांदनी की रोशनी में उन दोनों का साया एक हो गया। वह निर्दयी बलमा अब पूरी तरह से अपनी पत्नी की मोहब्बत की गिरफ्त में था। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी और उन दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, जहां अब नफरत की कोई जगह नहीं थी। बस बेपनाह, बेहिसाब और बेहद प्यार था। प्यार अगर सच्चा हो तो पत्थर को भी पिघला देता है। आकाश और सिमरन की यह प्रेम कहानी महज एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की जीत है। अगर इस निर्दयी बलमा के बदलते दिल ने आपके दिल को भी छुआ है, तो क्या आप ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब के बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बने और लाइक करके अपना प्यार जताएं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।